शीतलहर डॉक्टर जयप्रकाश कदम। लेखक परिचय हिंदी साहित्य के वर्तमान कथाकारों में डॉक्टर जयप्रकाश कदम का विशेष स्थान है। आपका जन्म 6 जुलाई 1958 ई में ग्राम इंदरगाड़ी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आप एक प्रतिभा संपन्न दलित साहित्यकार हैं। आपकी साहित्यिक कृतियाँ बहुत चर्चित हैं, जिसमें तलाश, करुणा छप्पर, उपन्यास गूंगा नहीं था मैं, तिनका आग, बस्तियों से बाहर, काव्य संग्रह आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत कहानी में शीतलहर के प्रकोप से स्तृत आश्रयविहीन लोगों का मार्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। इसमें एक और फटेहाल नंगा स्त्री पुरुष और बच्चों की शीतलहर में ठिठुरना का सजीव चित्रण है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो जेनेट्रिक की बातें कर चंद्रप्रकाश को अपने ही फ्लैट में बेघर लोगों का आश्चर्य देने से मना करते हैं। चंद्रप्रकाश चाहते हुए भी मन महसूस कर रह जाता है। इस कथा में बेरोजगारी जैसी ज्वलंत समस्या पर भी प्रकाश डाला गया है। गरीबी और फटेहाली से रात दिन संघर्ष करते हुए लोगों के प्रति चंद्रप्रकाश की संवेदना और छात्रों में दयापूर्ण भावों को विकसित करने हेतु इस फ्लैट के कब्जे मिलने के बाद से द्वारका जाना चंद्रप्रकाश की एक नियमित ड्यूटी सी हो गई थी। प्रत्येक माह कम से कम एक बार वहां द्वारका अवश्य जाता था। कभी कभी ज़रूरी होने पर एक से अधिक बार भी चला जाता था। उसका फ्लैट एक सोसाइटी में है। फ्लैट खरीदने के लिए उसने बैंक से ऋण लिया था, जिसकी भरी किस्त उसको चुकानी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सरकारी अधिकारी होने के कारण वेतन का एक बड़ा हिस्सा बैंक ऋण की किस्त चुकाने में खर्च हो जाने के कारण उसका हाथ तंग रहने लगा था। आर्थिक तंगी से उभरने के लिए वह प्रायः सोचता था कि फ्लैट को किराए पर उठा दे, किंतु कई कारणों से वहाँ फ्लैट को किराए पर नहीं उठा पा रहा था। इसमें सबसे बड़ा कारण था द्वारका टाउनशिप में बहुत कम लोगों की रिहायशी। हालांकि बहुत से ज़रूरतमंद लोग अपने फ्लैटों में आकर रहने लगे थे। कुछ किराएदार भी आकर रह रहे थे, किंतु फ्लैटों की संख्या की तुलना में लोगों की रिहायशी बहुत कम थी। चंद्रप्रकाश का फ्लैट एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में था। सोसाइटी के अधिकांश सदस्य केंद्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारी थे, जिनमें से अधिकांश सरकारी आवासों में रह रहे थे। कुछ के अपने मकान थे। सोसाइटी के बहुत से सदस्य ऐसे भी थे जो सेवानिवृत्त हो चुके थे और सेटल्ड हो चुके अपने बच्चों के साथ रहते थे। जिन सदस्यों के पास अपना कोई मकान या सरकारी आवास नहीं था, केवल वे ही सोसाइटी में रहने के लिए अभी तक आए थे। यही वजह थी कि फ्लैटों का कब्जा लिए 1 साल से ऊपर बीत जाने के बाद भी बहुत कम लोग ही सोसाइटी में रहने के लिए आए थे। चंद्रप्रकाश के पास भी लक्ष्मीबाई नगर में 4 कमरों का सरकारी आवास था। लक्ष्मीबाई नगर उसके ऑफिस के बहुत पास और दिल्ली के केंद्र में था। अपना फ्लैट हो जाने के उपरांत भी इस सरकारी आवास को छोड़कर दिल्ली के एक छोर कर द्वारका में रहने के लिए जाने को वहाँ इच्छुक नहीं था। चंद्रप्रकाश का पूरा मन था कि सेवा निवृत्त होना तक वहाँ लक्ष्मीबाई नगर के इस मकान में ही रहेगा। इतने सुविधाजनक स्थान को छोड़कर द्वारका के सोनेपन में जाने का उसे कोई औचित्य दिखाई नहीं देता था। कम से कम द्वारका से केंद्रीय सचिवालय तथा मेट्रो रेल शुरू होने से पहले वहाँ कटाई द्वारका जाने के पक्ष में नहीं था। सोसाइटी के अधिकांश फ्लैट खाली पड़े थे, लेकिन चाहे किसी फ्लैट में कोई रहता हो अथवा खाली पड़ा हो, सोसाइटी कभी फ्लैट मालिकों से प्रतिमाह 1000 रुपये रख रखाव का खर्चा लेती थी। चंद्रप्रकाश को भी हर महीने सोसाइटी को रख रखाव खर्चा देने के लिए द्वारका जाना होता था। जब भी वहाँ सोसाइटी जाता लगे हाथों चौकीदार से इस बात का जायज़ा लेना नहीं भूलता था कि सोसाइटी में अब कितने लोग आ गए हैं तथा किराए का क्या रेट चल रहा है। इससे उसको जोड़ घटा करने में आसानी हो जाती थी कि यदि फ्लैट किराए पर उठ जाए तो उससे कितना रुपए मासिक की आमदनी शुरू हो जाएगी, यानी आर्थिक तंगी से कितनी राहत मिल जाएगी। राहत के बारे में सोचना ही अपने आप में काफ़ी राहत देने वाला होता है। इसलिए जब भी वहाँ सोसाइटी जाता था, काफ़ी राहत का अनुभव करता था। शायद यहाँ इस एक प्रमुख कारण रहा हो कि कभी कभी रख रखाव खर्चा देने के अलावा भी किसी छुट्टी के दिन वहाँ द्वारका जाकर सोसाइटी हो जाता था। जब भी वहाँ सोसाइटी जाता, फ्लैट का ताला खोलकर उसे अंदर से अच्छी तरह देखकर ज़रूर आता था। इससे उसे अपने अंदर एक
सूखा और शुकन का अनुभव होता था। कभी कभी चंद्रप्रकाश की पत्नी भी उसके साथ चली जाती थी। जनवरी का पहला रविवार था। चंद्रप्रकाश अपनी पत्नी के साथ मारुति कार में बैठ द्वारका जा रहा था। बाहर कड़के की ठंड थी, साथ में शरीर के भीतर से पार हो जाने वाली तेज़ हवा चल रही थी। कई दिन से सूरज नहीं निकला था। इससे दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा था। रात में पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं नीचे जा रहा था। कई साल के बाद दिल्ली में इतनी तेज़ ठंड पड़ी थी। समूचा उतारी भारत शीतलहर के चपेट में थे। बिना समुचित गर्म कपड़ों के घर से बाहर निकलना मौत को दावत देना था। अनेक लोग इस शीतलहर का शिकार हो चुके थे। अकेले दिल्ली में ही दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी थी। इस शीतलहर के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए सरकार ने जहां फुटपाथ पर सोने वाले या दूसरे बेघर लोगों के लिए जगह जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की थी, वहीं कुछ धनी लोग स्वयंसेवी स्थानों और राजनेताओं द्वारा बेघर गरीब लोगों को उन्हीं वस्त्र और कंबल बांटे जा रहे थे। सरकार द्वारा सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। लक्ष्मीबाई नगर से द्वारका तक रास्ते में कई जगहों पर रेड लाइटों, चौराहों, पुलों के पास नंगे अधनंगे स्त्री पुरुष और बच्चे शीतलहर से कांपते ठिठुरते दिखाई दिए। लोगों की यहाँ दयनीय हालत देख चंद्रप्रकाश का मन द्रवित हो उठा। उसने बराबर की सीट पर बैठी अपनी पत्नी से कहा, पूनम, देख रही हो, इन लोगों को इतनी कड़के की ठंड पड़ रही है और इन लोगों के पास ना गर्म कपड़े हैं, ना इस शीतलहर से बचने के लिए कोई शेल्टर। चंद्रप्रकाश की पत्नी ने बंद खिड़की के शीशे के पार उन लोगों की ओर देखा और सहानुभूति के स्वर में बोली, सरकार ने खोले तो थे। कुछ वर्ष पहले रैन बसेरे क्या हुआ उन रैन बसेरों का? वे रैन बसेरे ऐसे ही बेघर लोगों के लिए तो थे। सरकारी व्यवस्थाएं कैसी होती हैं तुम जानती तो हो। रैन बसेरों में भी वे ही लोग रात गुजार सकते हैं जो वहाँ के संचालकों को सुविधा शुल्क देने में समर्थ होते हैं। इन लोगों के पास ना खाने को है, ना पहनने को। कहाँ से देंगे ये लोग सुविधा शुल्क? इन लोगों के लिए नहीं है ये रैन बसेरे। कहने के साथ वहाँ एक क्षण रुका और फिर धीरे से बदबुदाया, क्या ज़िंदगी है इन लोगों की। अपनी ऐसी ज़िंदगी के लिए ये लोग खुद भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। यदि ये लोग मेहनत से कमाएं तो इस तरह यहाँ फुटपाथ पर भूखे नंगे क्यों पड़े रहें? उसकी पत्नी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यर्थ की, लेकिन वहाँ अपनी पत्नी के तर्क से सहमत नहीं हुआ। अब उसने अपनी राय दी, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर इन लोगों को काम मिलेगा कहाँ? एक तो वैसे ही आजकल कहीं काम नहीं है। बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। यदि कहीं पर काम मिलता भी है तो जान पहचान से ही। इनको कौन जानता पहचानता है? ये किसी भी बाज़ार में, किसी भी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाएं, किसी भी फैक्ट्री कारखाने में चले जाएं, इन्हें कोई काम नहीं देगा, सब धुतकार कर भगा देंगे। चंद्रप्रकाश की पत्नी ने इस बार भी अपने पूर्व कथन का ही समर्थन किया। ये लोग खुद भी कहाँ कमाना चाहते हैं। बिना कमाए इनका पेट भर जाता है तो फिर ये क्यों कमाएं? लेकिन चंद्रप्रकाश ने प्रतिकार किया। उसने कहा, तुम्हारा सोचना ठीक नहीं है पूनम। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के साथ जीना चाहता है। भीख मंगना किसी भी व्यक्ति के लिए अपमानजनक होता है। 1 रुपये 8 आने के लिए एक व्यक्ति दूसरे के सामने कितना गिड़गिड़ाता है और कितनी घृणा और दुत्कार सहता है। जिल्लत का यहाँ काम विवशता में ही कारण पड़ता है। इन लोगों को यदि इनको काम मिल जाए तो ये भीख बिल्कुल नहीं मांगेंगे और तब ये लोग इतनी भयंकर शीतलहर में बिना छत और कपड़ों के इस तरह फुटपाथ पर नहीं पड़े रहेंगे। सोसाइटी का गेट आ गया है। गाड़ी के साथ साथ चंद्रप्रकाश और उसकी पत्नी के बीच चल रहे संवाद में भी ब्रेक लग गया था। बेसमेंट में बने पार्किंग में अपने लिए निर्धारित स्थान पर गाड़ी खड़ी कर वे लोग दूसरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में गए। फ्लैट का दरवाज़ा एक बड़े कमरे में खुलता था जो ड्राइंग कम डिज़ाइनिंग रूम के रूप में इस्तेमाल के लिए था। बाई और एक छोटा सा
सर्वेंट रूम था और उनके साथ जुड़े लेटरिन बाथरूम। सर्वेंट रूम के ठीक साथ में स्टोर रूम था। ड्राइंग रूम पार करने के बाद आगे 3 बड़े बड़े कमरे थे। सब कमरों के साथ अलग अलग लेटरिन बाथरूम थे। साथ में एक अच्छी बड़ी रसोई थी। पूरी तरह धूप और हवादार प्रत्येक कमरे के साथ एक छोटी बालकनी थी। खिड़की, दरवाजे, पुताई, पेंट, वुडवर्क सब कम हो चुका था। बिजली पानी के कनेक्शन भी लगे हुए थे। फ्लैट पूरी तरह से रहने के लिए तैयार था, लेकिन खाली पड़ा रहने के कारण खिड़की दरवाज़ों पर धूल की हल्की परत सी जम गई थी। चारों ओर से बंद रहने की वजह से फ्लैट में गंदी हवा फैली हुई थी जो घुटन पैदा कर रही थी। चंद्रप्रकाश ने गंदी हवा बाहर निकालने के लिए सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। गंदी हवा के साथ साथ कमरे में से 2 कबूतर भी अपने पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकले। फ्लैट का पूरी तरह एक मुआयना करने के बाद चंद्रप्रकाश ने खिड़की दरवाज़ों पर कितनी धूल जमी है यहाँ जानने के लिए अपनी एक उंगली एक खिड़की पर रगड़ी। ढेर सारी धूल उसकी उंगली पर चिपक गई। उंगली पर जमी धूल को अपनी पत्नी को देखते हुए वहाँ बोला, देखो कितनी गंदगी है। ना रहने से मकान कितना बेतरतीब और गंदा हो जाता है। उनकी पत्नी ने सहमति से सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, हाँ सो तो है। और फिर जैसे कुछ याद आया हो, क्षण भर विराम के बाद बोली, कहा तो है तुमसे कितनी ही बार की, इसलिए किराए पर उठा दो। 2 पैसे की आमदनी भी होगी और फ्लैट भी साफ शुद्ध रहेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर देख इसको, कई लोगों को बोल चुका हूँ। सोसाइटी के सेक्रेटरी और चौकीदार से भी कहा है कि कोई किराएदार टकराए तो बताना, पर कोई किराएदार मिलता ही नहीं। अभी यहाँ अधिक डेवलप नहीं हुआ है ना, इसीलिए लोग अभी इधर आने में हिचक रहे हैं। चंद्रप्रकाश ने वस्तुस्थिति समझाई। उनकी पत्नी खामोश हो गई। बराबर वाले ब्लॉक में एक फ्लैट में काम चल रहा था। वहाँ बालकनी में आकर उधर देखने लगी। चंद्रप्रकाश भी बालकनी में चले आए और वहाँ भी उस और देखने लगा था, लेकिन सर्द हवा के प्रहार ने अधिक समय तक उन्हें बालकनी में खड़े नहीं रहने दिया। और चलो पूनम अंदर चलो, बहुत खतरनाक हवा है, कहते हुए वहाँ अपनी पत्नी के साथ बालकनी छोड़कर कमरे के अंदर आ गए और हवा से बचने के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर फ्लैट में बिताने के बाद वे लोग फ्लैट से बाहर आ गए। दरवाज़ा लॉक करते समय चंद्रप्रकाश ने देखा कबूतरों का वहाँ जोड़ा जो फ्लैट के अंदर से उड़कर बाहर आ गया था। इस समय दरवाजे के ऊपर बनी छोटी सी एग्जॉस्ट खिड़की पर बैठे फ्लैट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। उसने अपनी पत्नी का ध्यान उस और आकर्षित किया। देखो, आदमियों के रहने के लिए घर नहीं, और यहाँ इतने बड़े फ्लैट में कबूतर राज कर रहे हैं। अपनी पत्नी ने कबूतरों की ओर देखा और धीरे से कहकर सहमति में अपना सिर हिलाया। बेघर लोगों का ध्यान आते ही चंद्रप्रकाश का ध्यान अपनी सोसाइटी के पास खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों की ओर चला गया। वहाँ सोचने लगा, इतने सारे फ्लैट खाली पड़े हैं और इन लोगों के पास इस भयंकर शीतल लहर में भी सिर छुपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। यदि इनको भी सिर छुपाने के लिए कोई ठोर मिल जाए तो उनका मन करुणा से भर उठा और उसके मन में यही विचार उभरा, ठंड से मरने वाले लोग ये ही तो होते होंगे जिनके पास इस ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि कुछ दिन के लिए लोग अपने फ्लैट इन लोगों को रहने के लिए दे दे तो क्या हो जाएगा? इससे कुछ लोग ज़रूर ठंड से मरने से बच सकेंगे। इस समय इन फ्लैटों में कबूतर रहते हैं, आदमी रह लेंगे तो क्या बुरा है।